तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ग्रुप डी के लिए स्पेशल कंप्लीटिव बायोलॉजी की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये हमारी दूसरी क्लास है। आई होप आप सभी ने पहली क्लास बहुत ही अच्छे से देखी होगी और समझी होगी। तो उसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सेकेंड। इसमें आपको प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे प्लस थ्योरी मिलेंगे, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी साबित होने जाएगी। अभी शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं किडनी से। तो किडनी किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी। और इसके विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। इसका आकार अगर आपसे पूछा जाए तो किस आकार का होता है? तो वो होता है राजमी के आकार का। अगर इसका वजन पूछा जाए आपसे, तो इसका वजन होता है 120 ग्राम से 170 ग्राम तक। ये निर्माण किस चीज का करता है? तो वो होता है मूत्र का। स्थिति अगर आपसे पूछी जाए कि ये कहाँ स्थित होता है, तो उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा में। अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मोटाई पूछी जाए तो मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर। और इसका मेन कार्य क्या है? तो रुधिर को छानना। सिंपली ये रुधिर को छानने का कार्य करता है। अब किडनी में जिस नली से रक्त आता है उसे रेनल धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल धमनी। और जिस नली से जाएगा उसे रेनल सिरा कहते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ वृक्क धमनी गुर्दे को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है, और वक्र सिरा गुर्दे से ऑक्सीजन रहित रक्त एकत्रित करती है। वक्र सिरा में यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है। ठीक है, यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है, और यूरिया रक्त में बनता है, इसलिए यकृत सिरा में यूरिया की मात्रा अधिकतम होती है। यकृत में जिस नली से रक्त अंदर जाता है उसे हेपेटिक धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटिक धमनी। यकृत में जिस नली से रक्त अंदर जाता है उसे हेपेटिक धमनी कहते हैं, तथा जिससे बाहर निकलता है उसे हेपेटिक सिरा कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। और भीतरी भाग को मेडुला। ये आपको याद रखना है कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को मेडुला। कॉर्टेक्स होता क्या है? गुर्दे का हल्का रंग का बाहरी भाग। गुर्दे का हल्के रंग का बाहरी भाग। नेफ्रॉन के अल्ट्रा फिल्टर यहाँ पाए जाते हैं। मेडुला क्या होता है? तो वो होता है गुर्दे का गहरे रंग का आंतरिक भाग। ये आंतरिक भाग है। और कॉर्टेक्स क्या है? बाहरी भाग। नेफ्रॉन की लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं श्रोणि या पेल्विस। वह क्षेत्र जहां फिल्टर से मूत्र बहता है। अगर आपसे नेफ्रॉन की संरचना पूछी जाए कि कैसा होता है, तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये होता है नेफ्रॉन। ये अब आप नीचे चलते हैं, यहां से ये है प्रारंभिक निस्यंदन। एक दिन में 180 लीटर बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक दिन में मूत्र कितना बनता है, तो 1.5 लीटर से 1.5 लीटर। यहाँ पे मूत्र का संग्रह कौन करता है? कहाँ होता है? तो मूत्राशय में होता है। मूत्र की क्षमता संग्रह करने की पुरुष में कितनी होती है? तो 800 ml, और महिलाओं में 500 ml। और हमें एहसास कब होने लगता है? तो 150 से 200 ml। मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है अगर आपसे पूछा जाए? तो पुरुषों में 18 से 20 सेंटीमीटर और महिलाओं में 3 से 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं मूत्र मतलब यूरिन। पानी की इसमें कितना होता है? 95%। यूरिया 2%। मूत्र से गंध आती है, वो किसकी वजह से आती है? अमोनिया Na3। अब बात करते हैं गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन की। गुर्दे या मूत्र पथ में कैल्शियम लवण के क्रिस्टल का जमाव पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की। पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब में रुकावट, चक्कर आना, उल्टी इसके लक्षण है। अब बात करते हैं तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्र का तंत्र शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे के
एक दूसरे के साथ समन्वय में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं कौन कौन से? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका। अब बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र में। मानव तंत्रिका में कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं आती हैं। यहाँ से बात करते हैं हम मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन की। कपाल अस्थि के नीचे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कपाल अस्थि के नीचे कपाल गुहा में स्थित होता है। इसकी ये स्थिति है, ठीक है। और मस्तिष्क का वजन आपसे पूछा जाए तो वयस्क मनुष्य में, वयस्क पुरुष में 1350 से 1450 ग्राम होता है। और वयस्क महिलाओं के मस्तिष्क का वजन पूछा जाए तो 1200 से 1300 ग्राम होता है। या यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि हमारे सामान्य वजन का 2%, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी का 80 किलो वजन है तो उसका 2% लगभग मतलब 16 किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि नवजात बच्चे के मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 350 से 400 ग्राम। और मस्तिष्क की झिल्ली को मेंजीनेंस कहा जाता है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं मेंजीनेंस क्वेश्चन की, थोड़ी एक देख लें। मेंजीनेंस की कौन सी झिल्ली मस्तिष्क के संपर्क में रहती है? तो पिया मैटर। और कौन सी हड्डी के संपर्क में रहती है? तो ड्यूरा मैटर। मानव मस्तिष्क में 3 प्रमुख भागों से बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क कितने भागों से बना होता है तो 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसमें से अगर आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क, अब अग्र मस्तिष्क के बाद होता है पश्चिम मस्तिष्क और सबसे छोटा होता है मध्य मस्तिष्क। पहले अग्र, फिर पश्च, फिर मध्य। अग्र मस्तिष्क के भाग प्रामस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। ये यहाँ से याद रखना आप। और दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम मस्तिष्क। इसमें पोन्स, मेडुला ओवलोगेंटा और अनुमस्तिष्क, ये इसके भाग। अब बात करते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग ये प्रामस्तिष्क। किसका उपभाग है ये है अग्र मस्तिष्क का। ये है यहाँ पे, ये इसके कार्य क्या हैं? तो ये याददाश्त के लिए उत्तरदायी है, बुद्धिमत्ता के लिए और सोचने के लिए। अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क प्रामस्तिष्क का यही काम है ये। थैलेमस यहाँ पे ये। अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं। तो उसमें से थैलेमस का क्या कार्य होता है? नाक को, त्वचा को, जीभ, तीनों को थैलेमस नियंत्रित करता है, ठीक है। और प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये किसके लिए, इसका कार्य क्या है? प्रबुद्ध मस्तिष्क मतलब इंटेलिजेंस ब्रेन, याददाश्त मेमोरी के लिए और सोचने के लिए। प्रामस्तिष्क में 4 लोब होते हैं। कौन कौन से? ललाट लोब, पार्श्विका लोब, पश्च कपाल लोब और लौकिक लोब। मध्य मस्तिष्क के कार्य, ये संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है, जैसे आँख, कान। और यह दिमाग का सबसे छोटा भाग है। अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क के। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अनुमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? मांसपेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मुद्रा और संतुलन, यहाँ ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा मस्तिष्क से। मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक कार्यों की शुद्धता, उदाहरण जैसे कलम उठाना, ये इसके कार्य हैं। अब बात करते हैं मज्जा मतलब मेडुला। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जितने भी ये कार्य हैं आप याद करते जाना। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उदाहरण रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, लार आना, उल्टी होना। ये अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला, मज्जा। अब बात करते हैं पोन्स होता है शरीर और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य बनाता है। लिटिल ब्रेन ये छोटा मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क को कहा जाता है।
इसे ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष भी कहते हैं, अनुमस्तिष्क को। ये याद रखने बात है। मस्तिष्क की पूंछ, ब्रेन स्टेम, यह अवरोही क्रम में 3 खंडों से बना है, मिडब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। अब बात करते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु बेलनाकार संरचना होती है इसकी। लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो 45 सेंटीमीटर। कार्य इसका मेरुरज्जु प्रत्यवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिकाओं का एक जाल है जो दिमाग और मेरुरज्जु के बाहर पाया जाता है। इसमें 2 होती हैं, ये 2 भागों में बटा होता है। कपाल तंत्रिकाएं, जिसे कैर्नियल तंत्रिकाएं कहा जाता है, और दूसरी होती है मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं की बात करें तो ये मस्तिष्क से निकलती हैं, गर्दन के आसपास होती हैं। तो अगर इनकी संख्याएं पूछी जाए आपसे तो 12 जोड़े या 24 होती हैं। और मेरु तंत्रिकाएं की बात की जाए तो ये मेरुरज्जु से निकलती हैं, 31 जोड़े होते हैं, 62 सॉरी। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होती हैं? ये कुछ तंत्रिकाएं कोशिकाओं की विशेष युक्तियां हैं जो पर्यावरण से जानकारी का पता लगाती हैं। ये हमारी इंद्रियों में स्थित हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कान। यह फोनो रिसेप्टर, ये याद करते जाना, फोनो रिसेप्टर ध्वनि प्राप्त करने वाले के रूप में कार्य करता है। यह सुनने और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। आंख, यह फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है। त्वचा में होता है थर्मो रिसेप्टर्स। नाक, घ्राण रिसेप्टर, अल्ट्रा फैक्टरी। जीभ, स्वाद रिसेप्टर्स। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होती है? यह तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछी जाए तो वो न्यूरॉन्स है, तंत्रिका। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संदेश किस रूप में जाते हैं तो वो विद्युत रूप में जाते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच रिक्त स्थान को साइनेप्स कहते हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच रिक्त स्थान को साइनेप्स कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स के भाग। डेंड्राइट, ध्रुमिकाएं, यह जानकारी प्राप्त करता है। ध्रुमिकाएं का क्या कार्य होता है? यह जानकारी प्राप्त करता है। अब बात करते हैं कोशिकाएं। इसके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है। कैसे? विद्युत आवेग के रूप में। अक्षतंतु या तंत्रिकाग्र, यह कोशिका के शरीर का सबसे लंबा तंतु है जिसे अक्षतंतु कहते हैं। यह सेल बॉडी से विद्युत आवेग को अगले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं सिनेप्स। यह एक न्यूरॉन्स के तंत्रिका तंत्र और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के बीच की कड़ी है। कैसे? यह एक न्यूरॉन के तंत्रिका तंत्र और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच की कड़ी है। कौन? सिनेप्स। मतलब कड़ी है या खाई है। यहाँ विद्युत संकेतों को आगे संचरण के लिए रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स के प्रकार। यह 3 प्रकार के होते हैं: संवेदी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन। बात करते हैं संवेदी न्यूरॉन्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी गर्म चीज को महसूस करना, ये संवेदी न्यूरॉन्स हो गए। इट न्यूरॉन्स, संवेदी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को जो जोड़ते हैं उसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हुई, इंटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन जो हाथ हटाने के लिए होते हैं वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अब बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र। ग्रंथि, ग्लैंड क्या होती है? ग्रंथि शरीर के विशेष भाग हैं जो पदार्थ बनाती हो और उन्हें स्रावित करती है। एग्जाम्पल यकृत। ग्रंथि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी। अब बात करते हैं बाह्यस्रावी क्या होती है। ये ग्रंथियां नलिकाओं के माध्यम से पदार्थ को एवं विशेष स्थान पर छोड़ती है, जैसे यकृत। अंतःस्रावी, ये ग्रंथियां सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती हैं, कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। एग्जाम्पल अधिवक्। अब बात करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक
रासायनिक संदेश वाहक है जो शरीर के विकास, चयापचय और मनोदशा जैसे कारणों को नियंत्रित करने के लिए रक्त में यात्रा करता है। कौन? हार्मोन्स। अब बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना एक जटिल तंत्र है। कैसा जटिल तंत्र है? विभिन्न विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस, पीनियल पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, अग्न्याशय, अधिवक्र, अंडाशय और वृषण। अब एक एक चीजों के बारे में समझते हैं। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है थैलेमस के नीचे। अंतःस्रावी तंत्र को तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। जिसका कार्य है हार्मोन्स, मोचक हार्मोन्स होता है। हार्मोन जारी करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करता है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको? हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब बात करते हैं पीनियल ग्रंथि। स्थिति है अग्र मस्तिष्क के पीछे। कार्य है स्कैंडियन जैविक घड़ी तंत्र और मौसमी जैविक चक्रवार्षिक चक्रों को नियंत्रित करता है। हार्मोन्स, मेलाटोनिन सोने जागने के चक्रों और स्कैंडियन लय शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी का हिस्से को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन रात में स्रावित होता है। मेलाटोनिन कब स्रावित होता है? रात में। आंख की रेटिना पर प्रकाश पड़ने से मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है। दिन के दौरान सेरोटोनिन स्रावित होता है। दिन के समय क्या होता है? सेरोटोनिन स्रावित होता है। अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। स्थिति होती है हाइपोथैलेमस के नीचे। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। एक छोटी मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। कहाँ? हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे। अब बात करते हैं अग्र प्यूसिका हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स विकास, कोश का प्रजनन और पुनर्जनन को उत्तेजित करता है। दूसरा है थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स TSH। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन, T4 और ट्राइआयोडो थायोनिन T3 का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है जो चयापचय, ऊर्जा और उपयोग और विकास को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं एंड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चौथा है कूप उत्तेजक हार्मोन। पांचवा है ल्यूटानिजिन हार्मोन। चौथा है प्रोलैक्टिन। यह स्तनपान में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रोलैक्टिन बच्चे को जन्म के बाद और स्तनपान के दौरान स्तन ग्रंथियों को दूध बनाने के लिए उत्तेजित करता है। मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि निर्माण करता है दूध का। पश्च प्यूसिका हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन प्रेम हार्मोन या अलैंगिक हार्मोन बनाता है, लेकिन पश्च प्यूटरी ग्रंथि इसे संग्रहित करती है और रक्त प्रवाह में छोड़ती है। दूध के निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन एंड्रिया ड्यूटारिक हार्मोन ADH। मूत्रवर्धक रोधी हार्मोन्स शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह गुर्दे द्वारा आपके रक्त में अपशिष्ट को छानते समय पुनः अवशोषित किए जाने वाली पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। अब बात करते हैं अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि एक तितली के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित होती है। कहाँ? गर्दन के निचले हिस्से में स्थित होती है, जो श्वास नली मतलब वायु मार्ग के
चारों ओर लिपटी होती है, आकार कैसा होता है, तितली के जैसा। हार्मोन्स ऐसे कौन कौन से निकलते हैं, T3, T4, कैल्सीटोनिन। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ऐसा इसका चित्र होता है। अब बात करते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन T4 चयापचय। चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चयापचय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आयोडीन की आवश्यकता होती है। ट्राई आर्थो आयोथायोनिन T3 यह थायराइड हार्मोन्स का सक्रिय रूप है और चयापचय वृद्धि और विकास को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। आयोडीन की कमी को रोकने के लिए आम टेबल नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। अब बात करते हैं कैल्सीटोनिन। इसका मुख्य कार्य रक्त में कैल्शियम का स्तर अधिक होने पर उसे कम करना है। अब बात करते हैं अबटू ग्रंथि। अबटू ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्रंथि की पिछली दीवार में पाई जाती है। आमतौर पर संख्या में 4 होती हैं। हार्मोन कौन कौन से होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन PTH का कार्य क्या है, कैल्सीटोनिन के विपरीत है। PTH रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। थाइमस ग्रंथि होती है छाती में, यह छाती में पाई जाने वाली हड्डी स्टेनम उरोअस्थि। यह ग्रंथि जो मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है, किसमें, बच्चों में पाई जाती है और उम्र बढ़ने के साथ घटती जाती है। थाइमस हृदय के आगे और उरोस्थि के पीछे स्थित होता है। यह ग्रंथि की टी लिम्फोसाइट्सों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। हार्मोन थाइमोसिन प्रतिरक्षा सुरक्षा के लिए टी लिम्फोसाइट्स टी कोशिकाओं के उत्पादन और परिपक्वता को उत्तेजित करता है। अब बात करते हैं थाइमोपोएटिन टी कोशिकाओं के विभेदन में मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अधिवक्र एड्रिनल ग्लैंड, इन ग्रंथियों को सुप्रिनियल ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे गुर्दे के ऊपर पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। ये 2 परतों में विभाजित है, अधिवक्र कॉर्टेक्स और अधिवक्र मेडुला। यह 2 परतों में विभाजित है, कौन कौन सा, तो अधिवक्र कॉर्टेक्स और अधिवक्र मेडुला। अब बात करते हैं एंड्रालिन। यह हृदय गति और ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाता है। इसे लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। इसे तनाव हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं नॉरएड्रेनालिन। यह रक्तचाप को बढ़ाता है, एड्रेनालिन को सहायता करता है। अब बात करते हैं अंडाशय, ओवरीज। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। और श्रोणि गुहा में गर्भाशय के साथ दोनों तरह उपस्थित रहती है। यह महिला सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन महिला एवं द्वितीयक यौन लवणों का विकास करता है, मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है और प्रजनन अंगों को बनाए रखता है। कौन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण के लिए गर्भाशय को तैयार करता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। कौन, प्रोजेस्टेरोन। अब बात करते हैं वृषण, टेस्टोस्टेरोन। लड़कों में यौवन से जुड़े परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है। यौन अवस्था के दौरान आवाज भारी करता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन। मांसपेशियों की मात्रा और हड्डियों की मजबूती को बढ़ाता है। चेहरे और शरीर के बालों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। वृषण। अब बात करते हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात इसमें बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय के जिस भाग से हार्मोन्स निकलते हैं उसे
लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। अग्नाशय का अंतःस्रावी हिस्सा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स स्रावित करता है। अल्फा अल्फा कोशिकाएं अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागन स्रावित करती हैं। बीटा कोशिकाएं इनसे इंसुलिन निकलता है, ये याद करने योग्य बातें हैं। और डेल्टा कोशिकाएं ये होती हैं सोमोस्टेलेटिन स्रावित करती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की हाइपोग्लाइसीमिया किसकी कमी से होता है? ग्लूकागन हार्मोन्स की वजह से होता है ये। अब थोड़ा रिवीजन पे आ जाते हैं हम लोग। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय। लेकिन केवल अंतःस्रावी तो थायराइड ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो जो वो है पीनियल ग्रंथि। और तितली की आकार अथवा एच आकार की ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अभी आपको हमने चित्र दिखाया था। इमरजेंसी, करो या मरो, 3A 4S ग्रंथि किसको कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को। उम्र के साथ आकार में घटने वाली ग्रंथि कौन सी है? थाइमस। और ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। मानव की तीसरा नेत्र कहलाने वाली ग्रंथि कौन है? तो पीनियल ग्रंथि। शरीर की जैविक घड़ी कहलाने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। मानव की जैविक घड़ी कहलाने वाली ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। कल हम फिर एक नई क्लास में मिलते हैं, जिसका हमारा कल का टॉपिक होगा ब्लड। आप सभी जुड़ना ना भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल प्रेफ अल्फा को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको और भी क्लासें मिल सकें। थैंक यू।